यह कहानी शुरू होती है एक क्रूर राक्षस से जो अपने सिंहासन पर बैठा है। उसका नाम किम जांगहोल है। एक साधारण ग्रेजुएट छात्र कोरिया में हुआ करता था। बस कल ही वह अचानक अपने पसंदीदा गेम का अंतिम बॉस और दानव राजा क्राटस बन गया था। बहुत ही घिसा पिटा, क्लशे है ना, जांग चोल ने फिर गेम पैलेडन ऑफ ब्लड के बारे में समझाना शुरू किया। उसके अनुसार इस गेम का उद्देश्य था एक प्राचीन नायक को जगाना जो गहरी नींद में सोया सोया हुआ है, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोक लिया। इस वक्त हम दर्शकों को यह बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी उसके सामने और भी बड़ी समस्याएं हैं। कुछ सेकंड के बाद में एक आदमी महल में दाखिल हुआ और उसे लॉर्ड क्रेटोस कहकर संबोधित करता है। यह दानव जेफॉस था, जो लेवल 15 का एक सहायक था। उसने बताया कि युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और राक्षसी जीव बाहर युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। उनमें से एक खास तौर पर बहुत उत्साहित था, लेवल 534 का दानव। औरत, जिसे द प्रिंस हु ड्रिंक्स ब्लड कहा जाता है, वे आज के आक्रमण से अपनी भूखमरी खत्म करने की योजना बना चुके थे। दूसरी ओर कोल्ड मोनार्क सीरी लेवल 531, जो उस दर्द को साझा करती है कि उसे एक बंजर भूमि में जन्म लेना पड़ा था और उसे अपनी ही जाति को खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वह एक स्थायी विरासत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। फिर आर्चडक ऑनफ फॉग हार्क लेवल 555 और ब्लैक बोल्डर टायर बेल लेवल 539, ये सभी राक्षस युद्ध के आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंततः हमारे नायक ने पूरी सेना को संबोधित किया और डीमन आर्मी, ध्यान दो, चारों कमांडर गर्व से खड़े हो गए। वही क्राटोस आदेश देता है कि सभी राक्षस उसकी ओर देख रहे थे। वहीं उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, चारों खूनी राक्षस और अधिक अधीर हो गए। अपने राजा के अगले शब्दों की प्रतीक्षा करने लगे। तभी लॉर्ड क्रेटोस ने पूरी दृढ़ता और भयावह रूप से आदेश दिया, युद्ध बंद करो और अब से खेती शुरू करो। यह सुनकर सब दंग रह गए और जाहिर है वे पूरी तरह पागल हो गए। उग्र प्रतिक्रियाओं के साथ वही लॉर्ड क्रेटोस को कोई पछतावा नहीं हुआ और वह बस चिल्लाते रह गए, लेकिन जांगहोल के दिमाग में वे सब बेहद डरावने लग रहे थे। एफआर के मुंह खुले के खुले रह गए। शायद वे हमारे नायक के भयानक चेहरे से डर गए थे, लेकिन असली बात यह थी कि हमारे नायक को इस गेम में युद्ध छेड़ने के परिणामों का पूरा एहसास था। दूसरी ओर कहीं और कोई व्यक्ति किसी चीज से बाहर आता दिखाई देता। फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि खिलाड़ी अपनी 20वीं प्ले थ्रू में था। अचानक एक रोशनी उस व्यक्ति पर चमकी। वह था लेवल 9990 का खिलाड़ी एजिड किमची, जिसे क्राट अपनी मृत्यु का कारण मानता है, और मुझे शक हो रहा था कि वह शायद कोई ड्रेस पहने हुए था। तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कि हमारे नायक की असली जिंदगी क्या है। इससे पहले कि वह इस गेम में फंस गया था, वह अपनी असली जिंदगी में किम जांग चोल एक ग्रेजुएट छात्र था जो खेती की पढ़ाई कर रहा था और एक बहुत ही अमीर किसान बनने का सपना देख रहा था। उसके अनुसार वह एक जीनियस था, इसलिए उसने अपना कोर्स बहुत जल्दी टॉप कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद उसके प्रोफेसर ने उसकी तारीफ की और उसे अपने लिए एक थीसिस लिखने के लिए कहा। इस बहाने कि वह जीनियस है, इससे जांग चोल को बहुत फायदा होगा। एक और प्रोफेसर ने उसे अपने प्रोजेक्ट में मदद करने को कहा और एक और व्यक्ति ने उसे खेत जोतने का आदेश दे दिया। धीरे धीरे जांगहोल नंबर 1 गुलाम बन चुका था। जब थकान हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपनी जिंदगी पर सवाल उठाया। मैं ही सारा काम कर रहा हूं और प्रोफेसर लोग सारा क्रेडिट ले जा रहे हैं। वह गुस्से में चिल्लाया, मैं इन सबको मार डालना चाहता हूं। उसका डोपामिन खत्म हो चुका था और वह पागल हो रहा था। डोपामिन बूस्ट पाने का उसके पास बस एक ही तरीका था, गेम खेलना। लेकिन वह कोई भी साधारण गेम नहीं था, बल्कि एक बेहद मुश्किल और कठिन गेम था जिसमें लेवल बढ़ाना आसान नहीं था। कोई भी खिलाड़ी इसे 19वीं बार क्लियर नहीं कर पाया था। वह उपलब्धि की भावना इतनी बुरी तरह महसूस करना चाहता था कि उसने बिना सोए लगातार यह गेम खेला। पहली बार, फिर दूसरी बार और फिर लगातार 10वीं बार तक। अंततः वह पहला व्यक्ति बन गया जिसने प्लेडन ऑफ ब्लड को 19वीं बार क्लियर किया। वह खुश था कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन गया, लेकिन उसके हालत बेहद जर्जर हो चुके थे।
उसे उम्मीद थी कि 20वीं प्ले थ्रू बिल्कुल नर्क जैसी कठिन होगी। उसे पहले लेवल अप करना था, फिर इसे ट्राई करना था। वह पागल हो रहा था, बार बार कह रहा था कि वह लेवल अप करेगा और वह सबसे ताकतवर है। उसका किरदार लेवल 9990 तक पहुंच चुका था और उसके पास गीगा चाद उपकरण थे। अगर देखा जाए तो मैक्स लेवल 99,999 था। इसलिए उसने अब और लेवल बढ़ाने का विचार छोड़ दिया। उसे इस मुकाम तक पहुंचने में कई साल लग गए थे। अब वह अपनी 20वीं प्ले थ्रू शुरू करने वाला था। जैसे ही उसने बटन दबाया, स्क्रीन अचानक चमक उठी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसकी आत्मा स्क्रीन के अंदर समा रही थी। फिर वह टीवी में प्रवेश कर गई और आसमान में एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। उसकी आत्मा बेहद तेज गति से यात्रा कर रही थी। वह अपना शरीर हिला नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। उसने खुद को शांत रहने और अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए कहा। उसने नोट किया कि वह इस वक्त नीले रंग का है, यानी यह उसकी आत्मा है। उसने अंदाजा लगाया कि जब वह गिरेगा तो शायद मरेगा नहीं। तभी उसने टावर ऑफ लाइफ देखा, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह पैलेडन ऑफ ब्लड गेम में प्रवेश कर चुका है। फिर उसने टू ऑफ द पैलेडन देखा और बेहद उत्साहित हो गया कि वह अपने चरित्र एजेड किमची के शरीर में प्रवेश करने वाला था, जो लगभग मैक्स लेवल पर था। उसने सोचा कि अब उसकी अजय और असीम शक्ति वाली जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन जैसे ही उसने अपने किरदार को सोते हुए देखा, कुछ बदल गया। उसका किरदार एक गठीला सुनहरे बालों वाला आदमी था, जो मैजिकल गर्ल की पोशाक पहने हुए था, और उसके हाथ में एक हार्ट शेप्ड वॉन्ड थी जिसमें पंख लगे हुए थे। अब जब उसने इसे देख लिया तो उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं बनना चाहता था। तभी उसकी आत्मा दूसरी दिशा में चली गई। उसे नहीं पता था कि अब वह कहां जा रहा है। फिर उसने डीमन लॉर्ड को सिंहासन पर बैठे देखा। वह यह नहीं चाहता था, लेकिन उसी क्षण उसने डीमन लॉर्ड क्रटोस के शरीर को अपना लिया। उसने गुस्से में कहा, यह सब पागलपन है। उसका चेहरा परेशान दिख रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने वहां एजेड किमची को देखकर वह बेवकूफी भरा विचार ना किया होता तो वह सबसे ताकतवर किरदार बन चुका होता। उसे खुद पर बेवकूफी महसूस हो रही थी। तभी उसका सहायक जीफ उस दरबार के गलियारे में आया। उसने सुना कि कोई कह रहा था कि क्रेटोस निश्चित रूप से कमजोर हो गया है। क्रेटोस ने दरवाजे की तरफ देखा कि यह बात कौन कह रहा है। फिर उसने सुना कि कोई कह रहा है कि क्रेटोस डर गया और उसने हमला रोक दिया। ये सभी जनरल थे। अशुरा ने सुझाव दिया कि वे सब मिलकर क्रेटोस का सिर काट दें और फिर राजगद्दी की सत्ता आपस में बांट लें। उसने तर्क दिया कि क्राटोस ने भी पिछले डीमन लॉर्ड का सिर काटकर राजा की गद्दी हासिल की थी, लेकिन अगर क्राटोस कमजोर नहीं हुआ तो उनमें से दो को गंभीर चोटें आएंगी या फिर वे मर सकते हैं। सेरी ने असुरा से कहा कि अगर वह ढाल बनने को तैयार है तो वे इसे आजमा सकते हैं। पशुरा गुस्से में आ गया और धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वह सेरी को मार देगा। इस बीच बेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस भूख लगी थी। पशुरा ने बाकी जनरल्स को चुनौती दी कि अगर डीमन लॉर्ड कमजोर पड़ गया है तो वे क्या करेंगे। तीनों ने जवाब दिया कि अगर यह सच है तो वे उसे मार डालेंगे। फिर भी बाले को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस भूखा था। जीफ उस दरवाजे के बाहर था। उसने क्रटोस को रिपोर्ट दी कि उनकी सेना का मनोबल पूरी तरह गिर चुका है। उसने विस्तार से बताया कि सेना में कई लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और नरभक्षण कर रहे थे। कुछ लोग बिना बताए दानवों की भूमि छोड़कर चले गए। उसने यह भी बताया कि चारों महान राक्षसी जनरल बेहद गुस्से में है और उनका मानना है कि क्राटोस कमजोर हो चुका है। वे मिलकर उसका सिर काटने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर क्राटोस कांप गया। उसे पता था कि अगर चारों ने मिलकर हमला किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। संक्षेप में, अगर वह कमजोर दिखेगा तो उसकी मौत तय थी। तभी उसने एजेड किमची के बारे में सोचा, क्योंकि उसने उसके शरीर को हासिल नहीं किया तो क्या वह अभी भी लाश के रूप में पड़ा था। यह सोचकर उसे महसूस हुआ कि इंसानों की दुनिया पर आक्रमण करना बेहतर होता। फिर जेफोस ने जनरल एजिया द्वारा भेजी गई एक वीडियो क्लिप दिखाई। यह टम ऑफ द पैलेडन का दृश्य था, जिसमें एजेड किमची दानवों को मार रहा था। वीडियो में एक दानव डर से कांप रहा था और मदद की भीख मांग रहा था। उसने जोर से चीख मारी।
जब एजेट किमची ने उसकी आंखें निकाल दी। क्रेटोस ने देखा कि एजेट किमची किसी पागल हत्यारे की तरह खेल रहा था। उसे एहसास हुआ कि इंसानों पर हमला करना बिल्कुल बेकार होगा। उसने तय किया कि वह इस स्थान को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, तो वह कमजोर दिखे और चारों महान जनरल उसे मार डालें, या फिर वह इंसानों की दुनिया में घुसे और एजेट किमची उसकी आंखें निकालकर उसे मौत के घाट उतार दे। क्राटोस रोने वाला था। उसने शिकायत की कि उसे इस दुनिया में क्यों लाया गया। उसने दावा किया कि यहां उसे खुशी नहीं मिल सकती, बस मरने के अलग अलग रास्ते थे। अब उसके पास बस एक ही उपाय था, खाद्य संकट को हल करना और दानवों को शांत करना। जीफोस ने पूछा कि वह कहां जा रहा है। क्रेटोस ने पहले कहा माफ करना, फिर जवाब दिया मैं कुछ जमीनें देखने जा रहा हूं। खेती के लिए जीफोस को माफ करना सुनकर झटका लगा। क्रेटोस ने उससे पूछा कि क्या गलत हुआ। जीफोस ने जवाब दिया कि क्रेटोस एक आत्ममुग्ध अहंकारी व्यक्ति है जिसके पास बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है, इसीलिए उसके मुंह से माफ करना सुनना बेहद डरावना और घिनौना था। उसने क्राटोस से कहा कि वह दोबारा ऐसा ना करे। अंदर ही अंदर क्राटोस सोच रहा था कि जीफोस को अचानक क्या हो गया। क्या वह उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था? उसे नहीं पता था कि जेफोस किसी खास तरह का किरदार निभा रहा था या नहीं। जीफोस केवल एक बार डीमन लॉर्ड के खिलाफ युद्ध से पहले दिखाई दिया था, वह भी बिना किसी विशेष भूमिका के, लेकिन यही कारण था कि वह उस समय काफी लोकप्रिय किरदार बन गया था। उसकी प्रसिद्ध पंक्ति थी, ओ महान पैलेडन, डीमन लॉर्ड अब और लड़ना नहीं चाहता, कृपया वापस चले जाइए। इसके बाद एजेट किमची ने उस पर हमला कर दिया। तब जीफोस की आखिरी पंक्ति थी, डीमन लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी रक्षा करने के लिए बहुत कमजोर निकला। इसी कारण खिलाड़ियों को लगा कि वह या तो डीमन लॉर्ड के प्रति बहुत वफादार था या फिर वह उसे सच में सम्मान देता था। अब जेफोस ने क्रेटोस से कहा कि उसकी इस बार की गलती अभूतपूर्व थी। उसने पहले कभी किसी ऐसे डीमन लॉर्ड को नहीं देखा था जिसने अपनी सेना का इतना अधिक विश्वास खो दिया हो। क्रेटोस को जेफोस बहुत ज्यादा परेशान करने वाला लग रहा था। फिर जेफोस ने अपनी नोटबुक निकाली और कहा, आप राक्षसों की भूमि में खेती करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था कि आपकी याददाश्त कबूतरों जितनी कमजोर है। क्रेटोस ने उसे याद दिलाया कि वह डीमन लॉर्ड है और उसे अपनी हद में रहना चाहिए, लेकिन जीफोस अपनी बात जारी रखता रहा। क्रेटातेस ने सोचा कि आखिर वह डर क्यों नहीं रहा। तभी जेफोस ने उसे बताया कि पिछले डीमन लॉर्ड्स और यहां तक कि खुद क्रेटोस ने भी पहले उस भूमि में खेती करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के कठोर और चरम तापमान के कारण कुछ भी नहीं उगा था। क्रेटोस ने माना कि यह मृत भूमि है, लेकिन उसने आत्मविश्वास से कहा कि उसकी वर्तमान क्षमताओं से यह भूमि उपजाऊ बनाई जा सकती है। असल में क्रेटोस को खेती से नफरत थी, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी। जब क्रेटोस ने जमीन खोदना शुरू किया तो जेफोस पूरी तरह से भ्रमित था। सबसे मजेदार बात यह थी कि क्रेटोस ने मिट्टी खा ली। जीफोस ने टिप्पणी की, यह डीमन लॉर्ड तो अजीब है जो भिखारी बनकर मिट्टी खा रहा है। फिर उसने इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। क्रेटोस ने गुस्से में कहा, लिखना बंद कर, लेकिन जीफोस ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। डीमन लॉर्ड के इतिहास को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। इसके बाद उसने नोट किया कि डीमन लॉर्ड की याददाश्त अब निश्चित रूप से पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। क्राटोस उसे सच में एक सिरदर्द मानने लगा। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि मिट्टी में कोई पोषक तत्व नहीं है और उसमें बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। हालांकि यह वायुमंडल में 78% मौजूद है, लेकिन पौधे इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु ठोस त्रिअणु बंधन ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं जो इसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए लगभग असंभव बना देता है। इसीलिए मानवता ने रासायनिक इंजीनियरिंग के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस विकसित की, जिससे खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। लेकिन इस भूमि पर इस तकनीक का उपयोग करना असंभव था क्योंकि खेती के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे। फिर क्रेटोस ने प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया के बारे में सोचा। बिजली का उपयोग।
बिजली के उच्च वोल्टेज से नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होकर नाइट्राइड बनता है, जो फिर बारिश के पानी के साथ मिलकर मिट्टी में अवशोषित हो जाता है। डीमन लॉर्ड क्राट की मुख्य तकनीक थी ब्लडी स्ट्राइक। उसने अपना हाथ खरोचा, जिससे खून बहने लगा। यह तकनीक बिजली और नमी दोनों को एक साथ उत्पन्न करती थी। यह तकनीक खासतौर पर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बनाई गई थी। क्रेटोस ने जीफोस से कहा कि वह पीछे हट जाए। उसने अपना हाथ खरोचा। यह बहुत दर्दनाक है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले पागल डीमन लॉर्ड्स ने यह तकनीक हर बार इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल की थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा था। चारों महान राक्षसी जनरल्स, वे सभी उसे घूर रहे थे और उनकी आंखों में संदेह झलक रहा था। वे सोच रहे थे कि वह कमजोर हो चुका है। क्राटोस यह देखकर चौंक गया। जेफोस ने तुरंत कहा, आप 100% कमजोर हो चुके हैं। यह सुनकर क्रेटोस को लगा कि जेफोस वास्तव में एक हत्यारा है जो उसे उकसाकर मार डालने की योजना बना रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा, यह तो मरने से बेहतर है। उसने अपना हाथ और जोर से खरोचा और खून से ब्लडी स्ट्राइक का उपयोग किया। लेकिन जब उसने यह चाल चलाई, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ खून बह रहा था और दर्द असहनीय हो गया था। उसी समय चारों महान राक्षसी जनरल्स उसके पास आ गए। उन्होंने पूछा, क्या आप बीमार हैं? इन लोगों ने तो अपनी खूनी आभा मर्डसोरा तक नहीं छोड़ी। इस बीच एजेड किमची विशाल भूमि को देख रहा था। उसे अपने पिछले जीवन की कुछ हल्की यादें थीं। उसने अपना जीवन 10 से अधिक बार जिया था और अब वह कहीं जा रहा था। वह वहां किसी समन्स ड्यूटी के कारण पहुंचा था, लेकिन अब वह आह्वान गायब हो चुका था। अब समन ऑफ ड्यूटी कुछ भी नहीं कह रहा था। उसने खुद से सवाल किया, अब मैं किस लिए जी रहा हूं? वह खुद को बुरा महसूस कर रहा था और उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। वापस अपने एमसी पर चारों राक्षसी जनरल्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी शिकार को घूरते हैं। अशुरा ने क्रेटोस को राक्षसों के नियम की याद दिलाई। जो सबसे ताकतवर होता है वही डीमन लॉर्ड होता है। भीतर से क्रेटोस को वे सभी डरावने लग रहे थे, खासकर जब उसे यह पता था कि इनमें से हर एक बेहद ताकतवर है। वह इस समय कोई भी स्किल नहीं चला सकता था। उसने सोचा, क्या मैं अभी मरने वाला हूं? उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका चेहरा खतरनाक दिख रहा था। अशूरा को लगा कि क्रेटोस के शरीर से भारी दबाव, इमेंस प्रेशर निकल रहा है। लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन अशूरा को लगा कि क्राटोस इतनी शक्ति इकट्ठा कर रहा है कि उसका शरीर कांपने लगा है। लेकिन अशूरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने क्राटोस से पूछा, क्या तुम इस हालत में हमें हरा सकते हो? लेकिन जब उसने अपने पीछे देखा तो बाकी के 3 जनरल्स पहले ही पेड़ के पीछे छिप चुके थे। अशूरा अबाक रह गया। इनको धोखा देने में 1 मिनट भी नहीं लगा। उनकी योजना थी कि पहले देखेंगे कि लड़ाई कैसे चलती है और अगर मौका मिला तो वे भी शामिल हो जाएंगे। अशूरा को पसीना आने लगा। उसने मन में उन्हें नीच कमीने कहा, लेकिन वे राक्षस हैं तो निश्चित रूप से वे दुष्ट होंगे ही। इस बीच जेफोस ने घोषणा की, राक्षसों की प्राचीन परंपरा के अनुसार सभी लड़ाइयां मौत तक लड़ी जाती हैं। यहां हार मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। वह लड़ाई शुरू करने का संकेत देने ही वाला था कि अशूरा चिल्लाया, रुको! क्रेटोस यकीन नहीं कर पा रहा था कि जेफोस ने इतनी जल्दी लड़ाई की व्यवस्था कर दी। अशूरा ने खुद से कहा कि उसे डरना नहीं चाहिए। मैं यह लड़ाई जीत सकता हूं क्योंकि डीमन लॉर्ड कमजोर हो चुका है। इस बीच क्रेटोस अंदर ही अंदर घबरा रहा था। अब मैं क्या करूं? हाल ही में उसने अपनी ताकत की परीक्षा ली थी। डीमन लॉर्ड को बहुत ताकतवर होना चाहिए था, लेकिन वह जानता था कि वह इतना ताकतवर नहीं है। मैं मजबूत हूं, लेकिन इतनी ताकत नहीं कि घमंड कर सकूं। अशूरा ने क्रेटोस पर हमला किया। क्रेटोस ने यह मूवमेंट खेल गेम में पहले भी देखा था। यह या तो थ्रस्ट होगा या स्लैश। उसे यकीन था कि वह इस हमले को नहीं टाल पाएगा, लेकिन उसका शरीर खुद ब खुद एक तरफ हिल गया। वह हैरान रह गया, मैंने इसे कैसे चकमा दिया? फिर उसने देखा कि अशूरा का बायां पैर बाहर की ओर झुका हुआ था, तो इसका मतलब है कि अगला हमला थ्रस्ट होगा। फिर उसे एहसास हुआ, यह तो बिल्कुल वही मूवमेंट है जो खेल में था। अशूरा ने गुस्से में जीभ चटकाई। हारोक ने सर्जी से पूछा, तुमने देखा जब क्रेटोस ने हमला चकमा दिया तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी?
उसने इसे इस तरह व्याख्या की, क्रेटोस अभी काउंटर अटैक करने वाला है और अशूरा का हाथ फाड़ देगा। सर्जी ने सवाल किया, तो फिर क्रेटोस ने ऐसा किया क्यों नहीं? उसने सुझाव दिया कि उन्हें अभी और इंतजार करना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। अशूरा ने फिर से हमला किया, लेकिन क्रेटोस ने उसे फिर चकमा दे दिया। अब क्रेटोस पूरी तरह भ्रमित था। आखिर हो क्या रहा है? उसने एक और चीज नोट की, अशूरा की हर एक चाल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी खेल में थी। जब उसने आशूरा से पहली बार खेल में मुलाकात की थी तो वह पूरी तरह चौंक गया था। आशूरा तेज था, वह धोखे से वार करता था और असामान्य गति से हमला करता था। उसके पास हमलों की एक विशाल श्रृंखला थी, लेकिन जब क्रेटोस ने उससे पहली बार युद्ध किया था तो वह उससे एक बार फिर, 3 बार, फिर 10 बार हार गया। 128 बार प्रयास करने के बाद वह पहली बार उसे हरा सका, लेकिन उसके बाद के 19 प्ले थ्रूज में उसने आशूरा को पूरी तरह मूर्ख बना दिया था। वह बिना एक भी वार खाए उसे हरा सकता था। अब आशूरा ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्रेटोस को पूरा भरोसा हो चुका था, अब आशूरा का कोई भी हमला मुझ पर नहीं लगने वाला। अन्य जनरलों ने उसकी आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति देखी और वे सभी कांप उठे। आशूरा लगातार उस पर हमला कर रहा था, लेकिन क्रेटोस ने उसे आसानी से चकमा दे दिया। जनरल ने देखा कि क्रेटोस इसका आनंद ले रहा है। वह अशूरा की कमजोरी पर हंस रहा था और खुद को आनंदित कर रहा था। अशूरा को गुस्सा आ गया, जबकि क्रेटोस को राहत महसूस हुई। हालांकि वह बचाव कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि वह उसे हरा नहीं सकता। लेकिन तभी उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। वह जिस दुनिया में है वह उसी नियमों का पालन करती है जो खेल में लागू होते हैं। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने इस दुनिया का मूल नियम समझ लिया है। जब उसने स्क्रीन देखी तो उसने सोचा कि यह वही संदेशवाहक है जिसे वह अक्सर वेबस में देखता है। स्क्रीन ने दिखाया कि उसने उच्च स्तर की एकाग्रता के साथ दुश्मन के हमलों को चकमा देने में सफलता हासिल कर ली है। इनाम के रूप में गेम सिस्टम का एक हिस्सा जो प्लेबल कैरेक्टर्स द्वारा उपयोग किया जाता है अनलॉक हो गया। टारगेटिंग फंक्शन अनलॉक हो गया। क्रेटोस ने देखा कि आराध के सिर पर एक क्रॉस हेयर दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह वही टारगेटिंग है जो विशेष कौशल का उपयोग करने के लिए होती है। उसे इसका मतलब समझ में आ गया। उसने अपने हाथ को फिर से खरोचा और ब्लडी स्ट्राइक का उपयोग किया। इससे एक ऊर्जा गोला बना जिसने बिजली छोड़ी और इयोट को जोरदार झटका दिया। अन्य जनरल चौंक गए। स्क्रीन पर यह देखने वाले राक्षसों ने क्रेटोस के लिए जोर जोर से जयकारे लगाए। अशूरा के सारे कपड़े जल चुके थे और अब वह घुटनों के बल बैठा था। धूल से भरी खांसी करते हुए वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। क्रेटोस को आश्चर्य हुआ कि ब्लडी स्ट्राइक से सीधे मृत्यु होने के बावजूद अशूरा अभी भी जीवित था।